कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं। कैसा इतिहास, कहाँ का इतिहास, कौन सा इतिहास? याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पूरी डिबेट को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन्होंने पिक्चर्स ही रिलीज कर दी। इन बंद कमरों के अंदर की फोटोज पब्लिकली दिखा दी सबको। ये देख लो, इनमें रिस्टोरेशन वर्क चलने लग रहा है और इन कमरों के अंदर का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल सारे दा? उम्मीद करता तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। तो वेलकम करते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਫੇਮਸ ਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਹਿਡਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਧਰੂਵ ਰਾਠੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹਿਡਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਰਹੱਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰੂਵ ਰਾਠੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਧਰੂਵ ਰਾਠੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। क्या छिपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे? कुछ लोगों का कहना है कि उनके पीछे हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि उनके पीछे आपको मिलेंगे अच्छे दिन। पहले दरवाजे के पीछे सस्ता पेट्रोल डीजल, दूसरे दरवाजे के पीछे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर है, जिसका असली नाम है तेजो महल। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਤਾ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 22 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਆ। थ्योरी के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे नहीं बनाया था, बल्कि इसे बनाया गया था राजा परमारदी देव के द्वारा। राजा मानसिंह को और शाहजहां ने एक्चुअली में ताजमहल को खरीदा उनके पोते राजा जय सिंह से। ऐसी ही एक और पॉपुलर थ्योरी ताजमहल के बारे में बताई जाती है कि एक्चुअली में शाहजहां ने 20,000 लेबरर्स के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनाने के बाद, ताकि वो जो वर्कर्स हैं जिन्होंने ताजमहल को बनाया, वो कोई भी ऐसा इतना सुंदर मॉन्यूमेंट ना बना पाए। अब एक थ्योरी के अनुसार तेजो महल बना था 13th सेंचुरी में, दूसरी के अनुसार शाहजहां ने अपने वर्कर्स के हाथ कटवाए थे 17th सेंचुरी में, 450 साल बाद। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये दोनों चीजें सच हो। इसलिए आज की वीडियो में आइए सच जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्या है इतिहास ताजमहल का? इन अलग अलग थ्योरीज में कितनी सच्चाई है और क्या छिपा है ताजमहल के उन बंद 22 दरवाजों के पीछे? दुनिया का 7वां अजूबा, प्यार की निशानी। कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं। कैसा इतिहास, कहाँ का इतिहास, कौन सा इतिहास? याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। And the judges have slammed the Taj Mahal petitioner. दोस्तों, ताजमहल की असली और एक्चुअल हिस्ट्री समझते हैं पहले। शाहजहां और मुमताज क्या थे इनके असली नाम? शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को। इनका असली नाम था खुर्राम। शाहजहां जो रॉयल नाम था इनका, ये बाद में ही दिया गया इन्हें, इसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, शाहजहां। इनके फादर थे जहांगीर और इनकी मदर थी जगत गोसेन, जो कि जहांगीर की चीफ क्वीन थी। दूसरी तरफ मुमताज महल का जन्म हुआ था साल 1593 में। मुमताज महल भी जो नाम था वो एक्चुअली में इनकी शादी के बाद ही दिया गया था इन्हें। इनका असली नाम था अर्जुमंद बानू बेगम। तो खुर्राम और मुमताज की एंगेजमेंट हुई थी साल 1607 में और फाइनली शादी हुई साल 1612 में। शाहजहां की और भी बीवियां थी, जैसे कि कंदाहारी महल और अकबराबादी महल, लेकिन कोर्ट हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग एक्चुअली में ये जो मैरिजेस थी ये पॉलिटिकल अलायंसेस के तौर पर हुई थी। बहुत से अलग अलग हिस्टोरिकल अकाउंट्स हमें बताते हैं कि शाहजहां की जो रिलेशनशिप थी बाकी और बीवियों के साथ, वो सिर्फ एक कहने के लिए मैरिज थी, पॉलिटिकल अलायंसेस बनाए रखने के लिए शादियां करी गई थी। एक्चुअली में शाहजहां के अंदर जो डीप अफेक्शन थी, जो उनके अंदर प्यार था, वो मुमताज के लिए कहीं ज्यादा था उनकी और बीवियों के कंपैरिजन में। यही रीजन था कि उन्हें और फेवर्स दिए गए, जैसे कि मलिका-ए-जहां यानी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। उनका जो पैलेस था, खास महल, कहा जाता है कि उसे प्योर गोल्ड और प्रेशियस स्टोन से डेकोरेट किया जाता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मुमताज का काफी इंटरेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ।
जहां शाहजहां का एग्जैक्टली एक बच्चा हुआ, उनकी बाकी सारी बीवियों के साथ मुमताज महल के साथ उनके 14 बच्चे हुए। आधे बच्चे तो चाइल्ड बर्थ के दौरान ही मारे गए। ये चीज आम बात होती थी उन जमानों में, हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता था। अनफॉर्चुनेटली मुमताज की डेथ हो गई जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देने लग रही थी। ये बात है एग्जैक्टली 17 जून 1631 की। कहा जाता है कि एक्चुअली में कॉज ऑफ डेथ थी पोस्टमार्टम हेमरेज, लॉस ऑफ ब्लड। उनकी डेथ के बाद शाहजहां एक्चुअली में भारी गम में डूब गए। वो पैरालाइज हो गए अपनी ग्रीफ से। कई दिनों तक, हफ्तों तक रोते रहे और कहा जाता है कि 1 साल तक वो आइसोलेशन में चले गए थे मोर्निंग करने के लिए। जब वो वापस आए, उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी और उनके चेहरे पर थकान दिखती थी। इस्लामिक थियोलॉजी में माना जाता है कि मृत्यु के बाद जो बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन जो आत्मा होती है वो ग्रेव में रहती है। आत्मा बाद में जजमेंट डे के पास जाती है, जब डिसाइड होता है कि वो स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी। तो जो ग्रेव होता है उसे फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है एक आत्मा की, सोल की। शाहजहां का यह मानना था कि मुमताज की आत्मा की जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस होगी वो बहुत ही ग्रैंड होनी चाहिए, लाजवाब होनी चाहिए। जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया तो चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्हें टाइटल दिया गया नादिर असर का, द वंडर ऑफ द एज। जो व्हाइट मार्बल पैनल्स पे कैलीग्राफी करी गई। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਬਣਾਇਆ। ਯਾਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਜ महल। अच्छा करी गई है अब्दुल हक शिराजी के द्वारा। 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। व्हाइट मार्बल को राजस्थान से लाया गया, जैस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, टर्कोइस को तिब्बत से, सफायर को श्रीलंका से। पंजाब 'ਚ ਵੀ ਪੱਥਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸਪਰ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੱਥਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੱਥਰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰ ਸੀਗਾ, ਰੰਗ ਰੈੱਡ ਜਿਹਾ ਜੈਸਪਰ। एलियन को अरेबिया से। ताजमहल के अंदर जो इतनी अलग अलग चीजें हैं, मटेरियल्स हैं, दुनिया के कोनों कोनों से आए हैं। टोटल में ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा इसकी कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन में। अप्रोक्सीमेटली 22,000 मजदूरों ने इस पर हर दिन काम किया इन 22 सालों तक। दोस्तों, वैसे तो ताजमहल की कंट्रोवर्सीज का इतिहास काफी लंबा रहा है, लेकिन अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी से। हाल ही में ये तब शुरू हुई जब खबर में आया कि बीजेपी पॉलिटिशियन राजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करी कि ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवा दिया जाए। ये चाहते थे कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्पेशल कमिटी बनाए जो इन 22 बंद कमरों के पीछे झांक कर देखेगी और ढूंढने की कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं कोई हिंदू भगवानों की मूर्तियां तो नहीं है यहां पर। इस पिटीशन में कहा गया कि ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर है तेजो महाल्या नाम से, और कोर्ट का यह फर्ज बनता है कि इन बंद कमरों को खुलवा दिया जाए अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। जजेस के बेंच ने कहा कि इस तरीके की पिटीशंस फाइल करके PIL सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि किस बेसिस पर पिटीशन फाइल करी गई है, क्या यहां पर कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है? अगर नहीं तो क्यों पिटीशन फाइल करी? हिस्टोरिकल रिसर्च करना हिस्टोरियंस का काम है और उसके लिए प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो की जानी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है दोस्तों ये पिटीशन डिसमिस होने के बाद ये राज ही रह जाएगा, तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में सच जरूर बताऊंगा इस राज के पीछे क्या है। असल में बात क्या है दोस्तों, ASI के सोर्सेज ने ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया है ये जो 22 रूम्स हैं ये एक्चुअली में रूम्स नहीं है, बल्कि ये एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगाए गए हैं। और ये बंद दरवाजे कोई ऐसे बंद दरवाजे नहीं है कि इन्हें सदियों से कभी भी ना खोला गया हो। ASI के स्टाफ इनके अकॉर्डिंग ताजमहल के इन कमरों को हर हफ्ते जाकर या 2 हफ्ते में एक बार जाकर इनकी सफाई करता रहता है। एक रिटायर्ड ASI ऑफिशियल ने बताया कि यहाँ दीवारों पर कुछ भी नहीं है और बेसमेंट में ऐसे कमरे बने रहना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है मुगल मॉन्यूमेंट्स के लिए। जो हुमायूंस टूम है दिल्ली में और जो सफदरजंग टूम है वहां पर भी ऐसे ही अंडरग्राउंड बेसमेंट में कमरे हैं जो एक तरह का कॉरिडोर बना रहे हैं और ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर पूरा ये ढांचा टिका हुआ है। एक और रिटायर्ड ASI ऑफिशियल ने बताया कि एक्चुअली में ये जो एरिया है ये इसलिए बंद किया गया है क्योंकि टूरिस्ट के लिए कुछ है ही नहीं वहां पर देखने के लिए। अननेसेसरली उन्हें खोलकर रखा जाएगा तो ज्यादा भीड़ आ जाएगी और मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व रखने के लिए उन एरियाज को लॉक करके रखा गया। ताजमहल आखिर में एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां पर हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, तो कॉन्स्टेंटली इतने ज्यादा लोगों के आने जाने से वेयर एंड टियर ना हो, मॉन्यूमेंट
प्रोटेक्टेड रहे। अब पेटिशन के डिसमिस होने के बाद भी, एएसआई ऑफिशियल्स का इतना सब कहने के बाद भी ये डिबेट बंद नहीं हुई। कुछ मीडिया वालों ने, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस डिबेट को जबरदस्ती जारी रखा। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि मानो किसी को फायदा पहुंच रहा हो ऐसी चीजों पर चर्चा करके। तो हुआ क्या, 3 से 4 दिन बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पूरी डिबेट को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन्होंने पिक्चर्स ही रिलीज कर दी। इन बंद कमरों के अंदर की फोटोज पब्लिकली दिखा दी सबको। ये देख लो, इनमें रिस्टोरेशन वर्क चलने लग रहा है और इन कमरों के अंदर का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। आगरा के एएसआई चीफ आर.के. पटेल ने इंडिया टुडे को बताया कि ये पिक्चर्स अब एएसआई की वेबसाइट पर लाइव आपको मिल जाएंगी। ये उनके न्यूज़लेटर का हिस्सा थी और कोई भी इन पिक्चर्स को देख सकता है उनकी वेबसाइट पर जाकर। इन फोटोज में एक चीज जरूर ध्यान देने वाली है कि एएसआई का स्टाफ कितनी मेहनत से काम करने लग रहा है हमारे मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करने में। जेम्स इस तरीके से प्रिजर्व रह पाते हैं। अब ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि ऐसा कोई क्लेम किया गया हो। इससे पहले भी ऐसी कई सिमिलर पिटीशंस फाइल करी जा चुकी है। जैसे कि अप्रैल 2015 में आगरा कोर्ट में एक सिमिलर सूट फाइल किया गया था 6 लॉयर्स के द्वारा, जो क्लेम करते थे कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर है। उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी कि हिंदुओं को वहां पर वर्शिप करने की आजादी दी जाए। अपनी प्ली में लॉयर हरिशंकर जैन और उनके कोलीग्स ने कहा कि एक्चुअली में राजा परमादि देव ने तेजो महालय मंदिर बनाया था साल 1212 में। ये मंदिर बाद में इनहेरिट कर लिया गया था राजा मानसिंह के द्वारा 17th सेंचुरी में। इसके बाद में इस प्रॉपर्टी को होल्ड किया गया था राजा जय सिंह के द्वारा और तब शाहजहां ने 1632 में इसे एनेक्स कर लिया था। और मुमताज महल की डेथ के बाद, शाहजहां की वाइफ की डेथ के बाद इस मंदिर को कन्वर्ट कर दिया गया था एक मेमोरियल में मुमताज के लिए। कोर्ट ने एक्चुअली में इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, होम सेक्रेटरी और एएसआई को कहा कि वो इस क्लेम को लेकर अपने रिप्लाई सबमिट करें। अब सरकार ने अपने रिप्लाई में इस पॉसिबिलिटी को डिनाई कर दिया। नवंबर 2015 में यूनियन कल्चरल मिनिस्टर महेश शर्मा ने लोकसभा में बताया, सरकार को आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला इस चीज का कि ताजमहल एक हिंदू टेंपल था। एएसआई का भी यही कहना था। 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था ताजमहल एक टूम है, ना कि कोई टेंपल। वैसे ये चीज काफी डिफरेंट है ज्ञानवापी मस्जिद वाली कॉन्ट्रोवर्सी से, क्योंकि वहां पर डूम की हो सकता, डूम मकबਰਾ तो नहीं मिलता, मकबरे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਬਰ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੂਮ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡੂਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। में प्रूफ एग्जिस्ट करता है कि वहां पर एक मंदिर था, लेकिन उस कंट्रोवर्सी कभी और किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो में ताजमहल पर फोकस रखते हैं। और इन्होंने राजा जयसिंह वाली कहानी को भी क्लैरिफाई करके ये कहा कि जमीन उनसे छीनी नहीं गई थी, बल्कि उनसे ली गई थी एक्सचेंज में। इसके पीछे की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 2017 में हिस्टोरियन राणा सफ़ी ने एक ब्लॉग लिखा था डेलियो प्लेटफॉर्म पर। ये इंडिया टुडे ग्रुप का एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें इन्होंने बताया कि मुगलों को एक्चुअली में काफी शौक था हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड रखने का। कई मुगल महाराजा तो खुद ही अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखते थे, अपनी डायरीज लिखते थे, जैसे कि जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखी थी। इसके अलावा वो ऑफिशियल हिस्ट्री को कोर्ट हिस्टोरियंस के द्वारा भी लिखवाते थे। फॉर एग्जाम्पल अकबर के टाइम में अबुल फाजिल ने हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखा था। इसके अलावा तीसरा और हिस्ट्री के अकाउंट्स होते थे जो और लोगों ने लिखे होते थे जो उस समय में रह रहे होते थे। इन्हें कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स कहा जा सकता है। इन कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट को W.A. बेगली और Z.A. देसाई ने अपनी किताब ताजमहल एन इल्यूमिनेटेड टूम में कंपाइल किया था। उस जमाने के इन अलग अलग सोर्सेस को अगर कंपाइल करके साथ में देखा जाए तो हमें ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में बहुत डिटेल में पता चलता है। ताजमहल एक्चुअली में कैसे बना था, क्या होता था उस जमाने में, इन सब को बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट किया गया है। राजा जय सिंह के एक्चुअली में काफी फ्रेंडली रिलेशंस थे शाहजहां से। हमें पता चलता है कि राजा जय सिंह एक्चुअली में उसी जगह पर रहते थे जहां पर ताजमहल बना था। उस जगह को एक हवेली, एक खाना, एक मंजिल करके रेफर किया जाता है अलग अलग सोर्सेस के द्वारा। अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग सोर्सेस के द्वारा, लेकिन इन सारे शब्दों का मतलब एक घर ही होता है। छोटा हो या बड़ा हो, घर था वहां पर राजा जय सिंह का। राजा जय सिंह एक्चुअली में अपनी जमीन को फ्री में डोनेट करना चाहते थे रानी की टूम बनाने के लिए। हिस्टोरियन ईरा मुख्तोय हमें बताती हैं कि इसके पीछे रीजन है कि जयपुर के जो रॉयल्स थे वो मुगलों के काफी करीब आ गए थे जब से अकबर ने शादी करी थी अम्बेर की हरखा बाई के साथ। बॉलीवुड की फिल्मों को देखकर हमें लगता है कि अकबर की बीवी का नाम था जोधाबाई, जैसा जोधा अकबर पिक्चर में दिखाया गया था। पिक्चर अच्छी थी लेकिन इस मामले में हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट थी। असल में जोधाबाई का मतलब होता है जोधपुर की लेडी, और एक्चुअली में जहांगीर थे जिन्होंने जोधपुर के रूलर राजा उदय सिंह की बेटी से शादी करी
थी। उनकी बेटी का नाम था जगत गोसेन और ये शाहजहां की मम्मी थी। अब हुआ क्या था कि उस जमाने के एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस किताब में उन्होंने गलती से मेंशन कर दिया था जोधाबाई को हरकाबाई की जगह पर। इसलिए तब से लोगों को लगने लगा कि एक्चुअली में जोधाबाई अकबर की बीवी थी, लेकिन अकबर की बीवी हरकाबाई थी और वो बुआ हुई राजा मान सिंह की, और राजा मान सिंह ट्रस्टेड जनरल अकबर के। अब अकबर के पोते थे शाहजहां और राजा मान सिंह के पोते थे राजा जयसिंह। तो आप समझ ही सकते हो कि इन दोनों के इतने क्लोज रिलेशंस क्यों थे, राजा जयसिंह और शाहजहां के। यही रीजन था कि राजा जयसिंह ने अपनी जमीन को फ्री में ऑफर किया था कि वो डोनेट कर देंगे शाहजहां को, शाहजहां अपना टूम बना सकते हैं अपनी मुमताज के लिए। लेकिन उनके ऑफर के बावजूद भी शाहजहां ने ये जमीन फ्री में एक्सेप्ट नहीं करी। शाहजहां ने राजा जयसिंह को रिटर्न में एक्सचेंज में 4 हवेलियां दी। एग्जैक्टली ये जो ट्रांजैक्शन था इसे ऑफिशियल पेपर्स में रिकॉर्ड भी किया गया है और उस पर डेट लिखी गई है जब हुआ था 28 दिसंबर 1633 को। ये फरमान आज के दिन आपको मिल जाएगा जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में। हिस्टोरियन राणा सब्वी ने इसकी एक कॉपी भी अपलोड करी थी ट्विटर पे ट्रांसलेशन के। तो अब सवाल ये उठता है कि ये झूठ किसने फैलाया कि राजा जयसिंह का वहां पर एक मंदिर था जो उन्होंने इनहेरिट किया था और उसे छीना गया शाहजहां के द्वारा। तेजो महल्ले हुआ करता था एक शिव मंदिर, इसका तो बिल्कुल ही कोई एविडेंस नहीं है कहीं से तो, लेकिन ये आया होगा ये जो कि आज के दिन हर कहीं सुनने को मिल रहा है। इसका जवाब है दोस्तों एक इंसान का नाम, पुरुषोत्तम नागेश ओक, शॉर्ट में कहा जाए तो PN ओक। ये वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार इस तेजो महल्ले के क्लेम को उठाया। और इंटरेस्टिंगली ये कोई हिस्टोरियन नहीं थे, इन्हें हिस्ट्री बहुत पसंद थी, हिस्ट्री लिखनी भी बहुत पसंद थी, लेकिन इन्हीं मन मर्जी से हिस्ट्री लिखते थे, रीराइट करते थे हिस्ट्री को। दोस्तों आमतौर पर एक हिस्टोरियन की मेथोडोलॉजी बहुत ही लंबी होती है, बहुत ही टायरिंग होती है। एक हिस्टोरियन को पुराने अखबारों से, पुरानी मैगजीन से, पुरानी डायरी एंट्रीज से, लेटर्स से, चिट्ठियों से, पेंटिंग से, कोर्ट हिस्टोरियंस के हिस्टोरिकल अकाउंट से, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस के अकाउंट से, ट्रैवलर्स ने क्या लिखा था, कार्बन डेटिंग देखकर, ये सब देखकर अंदाजा लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था उस जमाने में। समझने के बाद उन्हें अपने शब्दों में इसे लिखना पड़ता है, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है अलग अलग सोर्सेस को साइट कर। सो जिੱਥੇ तक ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦਰੂਰ ਰਾਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡੂਮ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਦੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।